serious. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Listen, that's getting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. वाशिंगटन में महिला पत्रकारों को सीरियसली नहीं लिया जाता। वाशिंगटन में महिला पत्रकारों को सीरियसली नहीं लिया जाता, इसलिए हम आपको नहीं भेज रहे हैं, किसी दूसरे को भेजेंगे। अब ये स्थिति अमेरिका जैसे देश में भी है, वहाँ भी भारत में तो है। जितने बड़े अखबार हैं उसमें कितने अखबारों के एडिटर जो है, ये एडिटर सिर्फ किसी महिला के हाथ में बांधूर है। पश्चिमी देशों में भी ऐसा है। तो ये जो समस्या है उसके बावजूद खास तौर से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये मैंने देखा कि लड़कियों को एक वैसे ग्लैमर भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, रिपोर्टिंग में और एंकरिंग में, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उनका। डेस्क पर भी अच्छा काम करती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि महिलाओं का काम न्यूज़पेपर में खाली डेस्क पर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको जो भी कार्य दिया जाता है बहुत बढ़िया से करती है। वो कहना चाहिए कि महिलाओं को सीरियसली नहीं लिया जाता, उस एडिटर का कहना गलत था, और कुछ लोगों का ऐसा इंप्रेशन होगा, लेकिन महिलाओं को ही ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि अपना काम बहुत सीरियसली करती है। तो ये तो आज का जो संदर्भ है उसमें मुझे कुछ बताने का अवसर है। एक बात कह के मैं ख़त्म करता हूँ। महिलाओं को कुछ लाभ भी है महिला होने का। खाली एक मिसाल दूंगा। मेरी एक भांजी थी यहाँ रांची में, उसने रांची यूनिवर्सिटी से एमए किया। मैंने ननिहाल में हमारे यहाँ गई, एमए इन हिंदी। उसके बाद उसकी शादी हो गई, दिल्ली चली गई। पत्रकारिता का उसको जो है बहुत शौक था, लेकिन रांची एक्सप्रेस ऑफिस में कभी वो गई नहीं। उसको घर में ही कुछ बता दिया जाता था, जिसको कहते हैं मार्गदर्शन। तो बाद में दिल्ली प्रेस, जो सरिता और मुक्ता मैगजीन निकलती थी अपने समय में, तो बहुत नामी पत्रिकाएं थी। तो वहाँ बात चली कि लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी थी ललिता शास्त्री, कि वो किसी से मिलती नहीं है, वो थोड़ा साइकोलॉजी में बोलता है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी टाइप की है, रिजर्व रहती है, और वो पत्रकारों को कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देती है। तो इसने कहा कि अच्छा मैं चल जाना पड़े। अच्छा, उसके बाद नवजात शिशु या बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी रहती है। उससे मुक्त होने के बाद ही, या संयुक्त परिवार हो तो उसमें उसको सुविधा हो तभी वो कुछ कर सकती है। महिलाओं को बहुत विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। जैसे अभी कहा गया कि रात को 9 बजे या उसके बाद, वो भी एक विकट समस्या ही है आज के दिन भी। और आपको ताज्जुब होगा कि जैसे हमारे देश में पत्रकारिता में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है। वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सुझाव दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन, उस दिन का अखबार केवल महिला कर्मचारी जो है, महिला पत्रकार जो है वो मिलकर निकाले। तो बहुत से अखबारों को कहना पड़ा कि हमारे यहाँ तो उतने महिला कर्मचारी या पत्रकार हैं ही नहीं। तो ये एक अपने आप में समस्या है, और यह पश्चिमी देशों में भी है। इस पर गौर करने की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं यहाँ अभी मैंने पत्रकारिता विभाग की चर्चा की रांची शहर के, तो शुरू में तो कोई लड़की एडमिशन के लिए आती नहीं थी। अब तो लड़कियाँ बहुत बड़ी संख्या में आती हैं एडमिशन के लिए, और आमतौर पर टॉप वही करती हैं। लड़कियां जो है पत्रकारिता विभाग का जो एग्जाम होता है अक्सर वही टॉप करती हैं, इसलिए कि वो काफ़ी सीरियसली लेती हैं अपने काम को। क्योंकि वो पान दुकान में सामने खड़ा होकर के आधा घंटा पान खाने में व्यतीत नहीं करती, वो सीरियसली पढ़ती है।
लेकिन स्थिति क्या है कि आपको ताज्जुब होगा, लंदन के एक नामी अखबार, आज से तो करीब 20-25 साल पहले की बात है, फिर भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, उसके एक संवाददाता थे पेरिस में। तो लंदन के अखबार के किसी पत्रकार या महिला पत्रकार को पेरिस में पोस्ट करना एक तो बहुत प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है, और उससे भी ज़्यादा प्रतिष्ठा का विषय वाशिंगटन में। तो उसको एडिटर का लेटर मिला कि आपको वाशिंगटन में पोस्ट किया जा रहा है, तो बहुत खुश हुई और उसको लगा कि हमारी बहुत प्रतिष्ठा है, हमको वाशिंगटन भेजा जा रहा है। लेकिन जब वो लंदन में गई, अपने एडिटर के रूम में उससे मिलने गई, तो सबसे पहले एडिटर ने कहा, ऐसा है कि हमारे साथी जो है दुनिया से विदा हो जाते हैं और उनकी श्रद्धांजलि सभा में जब उपस्थित होने का मौका बनता है, बहुत सहज और दुखद प्रतीत होता है। लेकिन जैसा अभी अनुज जी कह रहे थे, दुनिया में जो है सो जाएगा, लेकिन कुछ साथी जो असमय विदा हो जाते हैं, उनकी याद जो है वो ज़्यादा आती है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये मान्यता क्या दृढ़ धारणा है कि हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक कविता में लिखा है, उसकी जो आखिरी पंक्तियां हैं, फिर जन्मना, फिर मरना, और आखिर में उन्होंने लिखा है, कुछ दशकों में खत्म कहानी। तो जो भी व्यक्ति आया है वो जाएगा, फिर जीना, फिर मरना, तो हम लोगों का भाग्य या नियति है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ करके जाता है, वो समाज को याद रहता है, और ये माना जाता है कि उसका समाज को एक अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है। मैं जिस अखबार से संबद्ध रहा शुरू से, 1963 में रांची एक्सप्रेस, उस समय तो ये पत्रकारिता का रेगिस्तान था। तो कई युवाओं ने रांची एक्सप्रेस से जाकर बहुत कुछ सीखा, समझा। और अभी जैसा कहा गया मेरे बारे में कि मैंने सुधा जी का मार्गदर्शन किया, तो मार्गदर्शन तो अपनी जगह पर है, मेरा ये निजी अनुभव है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है सैकड़ों युवाओं को कुछ बताने, समझाने या उनको गाइडेंस करने में। लेकिन अंततः कोई भी युवा जो है वो अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है, किसी के मार्गदर्शन मात्र से कुछ नहीं होता है। एक बार एक कार्यक्रम में हरिवंश जी थे, अनुज जी भी थे। मैंने हरिवंश जी को कहा कि रांची विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग का जो पहला सेशन था, अनुज उसमें हमारे स्टूडेंट थे, अनुज जी थे सामने में। तो हरिवंश बोलते हैं, तो आपने और अनुज क्यों नहीं तैयार किए? मतलब बहुत से अनुज तैयार करना हमारा जिम्मा है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और आपको खाली एक बात ध्यान में दिलाने की है, तो धनुर्विद्या सिखलाई, तीरंदाजी, लेकिन सभी तो अर्जुन नहीं निकले। अर्जुन भी तो उन्हीं में से थे। तो वो जो विद्यार्थी जो है, जो विद्यार्जन कर रहे हैं, वो अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर ही आगे बढ़ रहे हैं।
फिर भी ये अच्छी बात है कि काफ़ी संख्या में हमारे जहाँ युवागण जो है पत्रकारिता में आ रहे हैं और अभी सुधा जी के बारे में कुछ बातें बताई गई तो उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता में अभी ज़्यादातर हमारे जो युवा आ रहे हैं तो उनका मुख्य तौर पर ये ध्येय रहता है जॉब चाहिए। तो ये स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति जो है दुनियादारी में अपना घर बार चलाने के लिए, घर गृहस्थी के लिए उसको जॉब चाहिए ही, उसके बगैर वो दुनियादारी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पहले क्या होता था, जॉब तो यह था उस समय भी एक जुनून रहता था पत्रकारिता के प्रति, एक खास तरह का दीवानापन, एक जज्बा। तो आज उसमें काफ़ी कमी नज़र आती है। तो सुधा जी वो पत्रकारिता के प्रति जो दीवानापन जिसको कहते हैं ना, उस श्रेणी में थी। जब उन्होंने अपनी पत्रिका शुरू की, मुझे कहा गया उसका, अभी लोकार्पण शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन 1980 में लोकार्पण के बजाय विमोचन शब्द इस्तेमाल होता था कि पत्रिका का विमोचन जो है आप कीजिए। यहाँ पर बिहार में संस्कृति विहार में कार्यक्रम हुआ था और उसमें रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बहुत नामी साहित्यकार, आप लोग जानते होंगे, श्रवण कुमार गोस्वामी, उन्होंने उस समारोह की अध्यक्षता की थी। और अभी तो जो हमारी नई पीढ़ी है, अभी जो डिजिटल युग है, उसमें तो उनको शायद पता भी नहीं होगा कि जब न्यू मैसेज शुरू किया गया, अच्छा इसके नाम को लेकर के भी कुछ चर्चा करना उपयुक्त होगा कि हिंदी की पत्रिका का अंग्रेजी में क्यों नाम है। दिक्कत क्या है कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर्स के यहाँ 2 लाख नाम रजिस्टर्ड है। आप कोई भी नई पत्रिका कोई अखबार निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि नाम क्या रखा जाए, तो कोई बढ़िया सा नाम होना चाहिए। तो कोई भी नाम आप सेलेक्ट कीजिए, आपको बताया जाएगा कि नहीं, ये उपलब्ध नहीं है, इस नाम से कोई पत्र या पत्रिका जो है ऑलरेडी छप रही है। प्रभात खबर जब शुरू हुआ तो 1980 में, तो SN विनोद ने बताया है कि कई नाम हमने सबमिट किए रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर्स को, तो कोई नाम बढ़िया नाम मिलता ही नहीं था। तो प्रभात संवाद, प्रभात समाचार नाम तो बहुत बढ़िया है, बताया गया ये सब नाम जो है अवेलेबल नहीं है। होता क्या है कि वो बताया जाएगा कि इस नाम से अहमदाबाद में एक पत्रिका निकलती है, उस नाम से कानपुर से एक पत्रिका निकलती है। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो किसी ने आइडिया दिया कि ये जरूरी नहीं है हिंदी का ही नाम रहे, संस्कृत का, एक उर्दू का शब्द जोड़ दीजिए। तो प्रभात खबर कर दिया गया। तो वहाँ RNI में बताया गया हाँ ये नाम जो है उपलब्ध है। तो शुरू में इनका कहना था कि हमको भी लगा, कोई लोगों ने कहा ये क्या नाम हुआ प्रभात के साथ खबर, लेकिन जब नाम वो चल पड़ता है ना एक बार, तो फिर वो अपने आप में ही लोकप्रिय हो जाते हैं। हिंदी में भी कई नई पत्रिकाएं, जब पत्र जो आ रहे हैं, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी या पूरा अंग्रेजी नाम। और आजकल चूँकि अंग्रेजी का प्रचलन काफ़ी हो गया है, इसलिए वो अपने आप में कुछ ऐसा लगता नहीं है अपने आप में कि बहुत ऑड है ये, और लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उस समय की जब बात है, अभी जो मैंने कहा डिजिटल युग में, तो हैंड कंपोजिंग होती थी, हाथ से एक एक मेटल, एक एक अक्षर जो है उठा करके टाइप होता था, और ट्रेडल मशीन से। तो कितनी उसमें मेहनत मशक्क़त होती थी ये आप समझ सकते हैं। और कोई भी पत्र उस समय भी शुरू करना जो है वो आसान काम नहीं था, और उसको काफ़ी अरसे तक चलाए रखना। तो ये नहीं कहा जाएगा कि किसी भी
एंटरप्राइज को लेकर के कि वो कितना सफल है या असफल है या कितने रोचक है। कोई भी अखबार या पत्रिका जो है इमॉर्टल नहीं होती है। बहुत से बड़े बड़े अखबार जो है, जैसे हमारे अविभाजित बिहार में ही इंडियन नेशन आर्यावर्त बहुत नामी अखबार थे, महाराजा दरभंगा परिवार की ओर से संचालित थे, बंद हो गए। अमृत बाजार पत्रिका बहुत नामी अखबार था आज़ादी के आंदोलन के दिनों में, उसके बाद हुई। यहाँ तक कि नेहरू जी का नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। तो अखबारों के साथ कई तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन अखबार शुरू करना और उसको काफ़ी अर्से तक चलाए रखना, वो भी मोटे तौर पर अकेले ये बहुत साहस का काम है। बल्कि अगर कहा जाए कि दुस्साहस है तो वो भी गलत नहीं होगा। तो उस तरह के साहस की जो है आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है पत्रकारिता में कि अब तो स्थिति बदल गई है, लेकिन एक ज़माना था कि जो पुरुष पत्रकार है उन्हीं को आपत्ति होती थी। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत मशहूर अखबार है अंग्रेजी का ट्रिब्यून। ये पहले लाहौर से निकलता था, आज़ादी के बाद अभी फिर चंडीगढ़ से निकलता है। उसके नामी एडिटर थे प्रेम भाटिया।